हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि साइंटिस्ट न्यूटन द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं डेफिनेशन, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की है। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attracts the every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them। इसमें कहा गया है कि जो इन्वर्स में किसी हर एक दो या तीन पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, और वो उनके दोनों पार्टिकल के मासेस के प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, वो भी स्क्वायर में। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो कि दो मास दिया गया है, जो कि मास 1 m1 से इंडिकेट किया है यहाँ पे, और मास 2 m2 से इंडिकेट किया है। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है नेचर में। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मास 1 पार्टिकल जो है मास 2 पार्टिकल पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, जो कि F2 है। ये F2 फोर्स M2 द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। F2 फोर्स यहाँ पे M1 द्वारा लगाया जा रहा है, कि उसको M1 द्वारा लगाया जा रहा है, कि जो कि अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स M1 है। और यहाँ पे जो F1 है वो M2 द्वारा लगाया जा रहा है F1 पर। तो M2 द्वारा लगाया हुआ फोर्स F1 है, जो कि अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स M2। मीन्स M2 पार्टिकल M1 को अपने तरफ खींच रहा है, और यहाँ पे M1 पार्टिकल M2 मास को अपने तरफ खींच रहा है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जो कि r से इंडिकेट किया गया है, स्मॉल r से। तो दोनों के बीच का फोर्स रहेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R1 स्क्वायर, R स्क्वायर। तो अगर हम F1 के बारे में F1 फोर्स निकालेंगे, तो सबसे पहले हम मास M1 लिखेंगे, फिर M2 लिखेंगे, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह से जब हम F2 फोर्स निकालेंगे, तो मास M2 इंटू मास M1 बाय R स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया गया है F1 फोर्स F12 मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू पार्टिकल सेकंड। मीन्स फोर्स ऑन पार्टिकल फर्स्ट ड्यू टू पार्टिकल सेकंड, मीन्स कि पार्टिकल M1 मीन्स M1 पे फोर्स लगाया जा रहा है M2 द्वारा, जिसे हम इंडिकेट करेंगे F12 मीन्स पार्टिकल M1 पे फोर्स M2 द्वारा। इसीलिए यहाँ पे पहले वन लिखा है और फिर 2 लिखा है। उसी तरह से जब हमें बताना रहेगा कि फोर्स ऑन पार्टिकल M2 ड्यू टू पार्टिकल फर्स्ट, फोर्स ऑन मास सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो हम पहले लिखेंगे 2 फिर 1, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो F21 वेक्टर मीन्स फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल फर्स्ट। और R यहाँ पे दोनों के लिए सेम दिया गया है, R इज सेम फॉर बोथ पार्टिकल्स। इसी तरह से मैग्नीट्यूड मीन्स F12 मीन्स फोर्स ऑन पार्टिकल फर्स्ट ड्यू टू पार्टिकल सेकंड। F21 मीन्स फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल फर्स्ट। R यहाँ पे दोनों के लिए सेम दिया गया है, जो कि मैंने अभी भी बताया। और फोर्स ऑन यहाँ पे दोनों फोर्स, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि फोर्स दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स जो रहेगा वो इक्वल रहेगा और अपोजिट रहेगा। इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा और डायरेक्शन में अपोजिट रहेगा। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड के लिए इंडिकेट किया जाता है। फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल सेकंड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल
2 ड्यू टू पार्टिकल फर्स्ट। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में एक दूसरे को इक्वल रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट रहेंगे। इसीलिए नीचे यहाँ लिखा है कि Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Gm2 इंटू m1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जी जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। लोग अगर बोलेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा जो कि डिफरेंस जो कि कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में रहेगा, जो कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो बनाना है या नहीं, तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है, तो यहाँ फ्रेंड्स आओ एग्जांपल देखते हैं। व्हेन टू स्टोन्स आर सिंपली प्लेस्ड ऑन लैंड at some distances from each other, then the object or stones does not move until they are disturbed। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है मास m1 का, और यह ऑब्जेक्ट है मास m2 का। तो मास m1 द्वारा m2 पे फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, जो कि यह रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और यह अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, और इसे इंडिकेट करेंगे फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू मास 1। और उसी तरह से फोर्स ऑन मास m1 पे रहेगा ड्यू टू मास m2, जिसे इंडिकेट करेंगे फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास 2 F1 2। और वेक्टर एरो हेड के ऊपर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल में बोला गया है जब किसी दो ऑब्जेक्ट या फिर स्टोन्स को लैंड या फिर ज़मीन पर रख दिया जाए किसी डिस्टेंस पर, यहाँ कैपिटल R हम डिस्टेंस ले लेंगे, किसी डिस्टेंस पर, तो वे दोनों ऑब्जेक्ट्स या फिर मास एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, जो कि उनके खुद के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा और इक्वल मैग्नीट्यूड में रहेगा, और वो दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब नहीं होंगे और एक ही जगह पड़े रहेंगे अनटिल, जब तक कि किसी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। जब तक उन्हें कोई उठा नहीं लेगा, या फिर ऑब्जेक्ट या फिर स्टोन को कोई उठा नहीं लेगा, उस जगह से हटा नहीं देगा, तब तक कि वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और इक्वली अपोजिट इक्विलिब्रियम कंडीशन में पड़े रहेंगे। मतलब कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा के एक ही जगह पड़े रहेंगे, और इक्वल फोर्स होने के नाते वो दोनों मूवमेंट नहीं करेंगे। वो m1 m2 को खींचेगा और m2 m1 को खींचेगा। आओ इम्पोर्टेंस देखते हैं इस लॉ के, कि इस लॉ द्वारा क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इस लॉ में सबसे पहला द फोर्स दैट, इस लॉ के द्वारा क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन हुई है वो हम देखेंगे। सबसे पहला है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। जिस फोर्स की वजह से हम धरती पर रह रहे हैं, या फिर जिस फोर्स की वजह से हम धरती पे खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं, वह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। यह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, या फिर इसी लॉ का दूसरा नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यह लॉ न्यूटन द्वारा किया गया था। तो इस लॉ में यह एक्सप्लेन हो पाया है कि कैसे हम धरती पर रह पाते हैं बिना उड़े या फिर बिना डिस्टर्ब हुए, मतलब धरती पर चिपके रहते हैं किस प्रकार से। तो वह यह लॉ में एक्सप्लेन हुआ है। दूसरा पॉइंट है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ मतलब कि अर्थ के अराउंड मून, चंद्रमा कैसे मोशन करता है, किस फोर्स की वजह से मूवमेंट करता है, मोशन करता है, वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स की वजह से, और यह
कैसे मूव करता है इस लॉ में एक्सप्लेन हुआ है। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, सन के अराउंड मोशन ऑफ प्लैनेट जो है कैसे होता है, तो वह भी इसी लॉ में एक्सप्लेन हो गया है, इसी लॉ की मदद से एक्सप्लेन हो गया है। और फोर्थ है द टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू द मून एंड द सन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने समुद्र के किनारे जो लोग रहते होंगे उन्होंने देखा होगा कि समुद्र में पूर्णिमा के दिन लहरें बढ़ जाती हैं। तो मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कम ज़्यादा लहरें होती हैं, अचानक बढ़ती है घटती है, अचानक बढ़ती है घटती है, मतलब लहरें ऊपर बड़ी लहरें आती है। तो वो पूर्णिमा के दिन होता है। तो पूर्णिमा के दिन क्यों होता है, क्योंकि अपने चंद्रमा जो है उस दिन धरती के पास में थोड़ा सा पास, बाकी के दिनों के कंपेयर में थोड़ा सा पास आ चुका रहता है, इसीलिए लहरें बड़ी होती हैं। तो टाइड्स मतलब लहरें, टाइड्स ऑफ द सी ड्यू टू द मून एंड द सन। तो पूर्णिमा के दिन टाइड्स बढ़ कैसे जाती हैं, ये भी इसी लॉ द्वारा एक्सप्लेन हो गया है। और आओ ग्राफ देखते हैं फ्रेंड्स। तो ग्राफ में ये है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ये मास m1 पार्टिकल है, ये मास m2 पार्टिकल है। और डिस्टेंस मास m1 पार्टिकल है, ये मास 1 m पार्टिकल है, मास m2 पार्टिकल है। दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, जो कि इक्वल एंड अपोजिट है। तो इसका फोर्स का ग्राफ, दोनों के बीच के फोर्स का ग्राफ इस तरह इंडिकेट होता है। और फोर्स m1 यहाँ पे हम कहेंगे -G m1 m2। फोर्स ऑन पार्टिकल फर्स्ट, मास फर्स्ट पे फोर्स ड्यू टू मास सेकंड जो है वो है माइनस ऑफ, मतलब कि फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन मास सेकंड ड्यू टू मास फर्स्ट की वजह से के अपोजिट है फोर्स ऑन मास फर्स्ट, फोर्स ऑन मास फर्स्ट ऑन मास फर्स्ट ड्यू टू मास 2 के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट किया है। तो यह इसी तरह से G m1 m2 डिवाइडेड बाय r रेडियस। तो फ्रेंड्स, F1 ड्यू टू फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। सो फ्रेंड्स, और हम निगेटिव साइन की इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहला है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12 इज अपोजिट टू दैट ऑफ R21, मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल सेकंड पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट रहेगा सेकंड के पोजीशन का। सेकंड का पोजीशन m1 से जितना दूर रहेगा, सेकंड के पोजीशन से अपोजिट रहेगा। जैसे कि जो फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट पार्टिकल का पोजीशन जो है उसके इन्वर्स रहेगा, यूनिट वेक्टर मतलब अपोजिट रहेगा उसके। मान लो कि यहाँ पे हम सिंपली आपको बताऊं तो यहाँ पे अगर F12 लिखा है तो रेडियस हम लेंगे R21 लेंगे रेडियस, यहाँ यहीं पे इंडिकेट हो गया कि अपोजिट है, सिंपली एकदम। और दूसरा है द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर, मतलब ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्टिव है नेचर में, मीन्स कि अट्रैक्ट करता है वो किसी अदर पार्टिकल के, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स रहता है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज जो है इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड में और अपोजिट रहेगा डायरेक्शन में। इसी तरह यहाँ पे प्रूफ हो गया कि F12 वेक्टर फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ F21 वेक्टर फोर्स। सो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर टॉपिक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगर किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो तो इस चैनल में मैं वीडियो डालता जाऊंगा और आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।